देखिए, एसोफेगस की इनर लाइनिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस और नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से बनी होती है, जिसका मतलब है कि इसमें कई लेयर्स ऑफ फैट सेल्स होते हैं और सरफेस मॉइस्ट रहती है। यह स्ट्रक्चर खास तौर पर इसलिए बनी होती है ताकि फूड के पैसेज के दौरान होने वाले फ्रिक्शन और एब्रेशन से प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि एसोफेगस का मेन काम सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता और न कि एब्जॉर्प्शन करना। पर जब हम खाना निगलते हैं तो कई बार फूड रफ या हार्ड हो सकता है। ऐसे में यह मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम डैमेज से बचाता है, और अगर ऊपर की सेल्स हट भी जाए तो भी नीचे की सेल्स उन्हें रिप्लेस कर देती है। इसके अलावा एसोफेगस में म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। यह म्यूकस ल्यूमेन को ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे फूड आसानी से नीचे स्टमक की ओर स्लाइड करता रहता है और फ्रिक्शन कम होता है, जिससे स्वैलोइंग स्मूथ हो जाती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब बार बार स्टमक का एसिड एसोफेगस में आता है, जिसको जी GERD कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रोएपिफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज, तब यह नॉर्मल स्क्वोमस एपिथेलियम को डैमेज करने लगता है। इसके रिस्पॉन्स में बॉडी एक एडेप्टिव चेंज करती है, जिसमें एपिथेलियम बदलकर सिंपल कोल्मनर एपिथेलियम बन जाता है, जिसको बैरेट्स एसोफेगस बोलते हैं। यह चेंज एसिड से कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इसके साथ ही एसोफेजियल कैंसर, उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जो डाइजेशन के लिए इसेंशियल सीक्रेशंस बनाती हैं। इन ग्लैंड्स में मेनली दो इम्पोर्टेंट सेल टाइप्स होते हैं, पैरिएटल सेल्स और चीफ सेल्स। पैरिएटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। HCl स्टमक में हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, जो प्रोटीन्स को डीनेचर करता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जबकि इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी ओर चीफ सेल्स पेप्सिनोजेन सीक्रेट करते हैं, जो HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट होकर पेप्सिन बनाता है और प्रोटीन डाइजेशन शुरू करता है। इस प्रकार स्टमक का मेन फंक्शन एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना और प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत करना होता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन का यह कोऑर्डिनेशन डाइजेशन को एफिशिएंट बनाता है। क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिव से अगर एसिड सीक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो यह म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, जिससे पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है, खासकर लेसर कर्वेचर के रीजन में। वहीं अगर पैरिएटल सेल्स डैमेज हो जाती है तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है, जिससे विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और परनीसियस एनीमिया नाम की कंडीशन डेवलप होती है। परनीसियस एनीमिया यानी कि B12 की कमी। स्मॉल इंटेस्टाइन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रखती है। इसकी इनर लाइनिंग में विली नाम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो सरफेस एरिया को कई गुना तक बढ़ा देते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली हो सकता है। इन विली के ऊपर और भी छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको माइक्रोविली बोलते हैं, जो मिलकर ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। यह ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्प्शन को और अधिक एफिशिएंट बनाता है। ड्यूडेनम में खास तौर से ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं, जो एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करते हैं।
यह म्यूकस स्टमक से आने वाले एसिडिक फ्लाइम को न्यूट्रलाइज करता है ताकि इंटेस्टाइनल लाइनिंग डैमेज न हो और एंजाइम्स ठीक से काम कर सकें। वहीं इलियम में पेयर्स पैचेज होते हैं जो लिम्फोइड टिश्यू से बने होते हैं और इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हार्मफुल माइक्रोब से प्रोटेक्शन करते हैं। तो इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना होता है, जो इसके स्ट्रक्चर के कारण पॉसिबल हो पाता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर विली डैमेज हो जाए, जैसे कि सीलिएक डिजीज में होता है, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिससे मेल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जिसमें वेट लॉस, वीकनेस या डायरिया जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इलियम स्पेसिफिकली विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इलियम की डिजीज होने पर B12 डेफिशिएंसी डेवलप होती है। लीवर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रखता है, जिसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट हेपेटिक लोब्यूल होती है। यह लोब्यूल हेक्सागोनल शेप की होती है, जिसके सेंटर में सेंट्रल वेन रहती है और कॉर्नर्स पर पोर्टल ट्रायड्स मौजूद होते हैं। लोब्यूल के अंदर साइनसोइड्स नाम के वाइड कैपिलरी लाइक चैनल होते हैं, जिनसे ब्लड फ्लो करता है। यह साइनसोइड स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि ब्लड और लीवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स के बीच एफिशिएंट एक्सचेंज हो सके। इन साइनसोइड्स के अंदर कूपर सेल्स पाए जाते हैं, जो स्पेशलाइज्ड माइक्रोफेगस होते हैं और ब्लड में मौजूद बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और डर्बिस को इनगल्फ करके साफ करते हैं। इस स्ट्रक्चर की वजह से लीवर का मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म और फिल्ट्रेशन। यह हार्मफुल सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और ब्लड को फिल्टर करता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब लीवर में क्रोनिक डैमेज होता है, जैसे अल्कोहल या हेपेटाइटिस के कारण, तो नॉर्मल लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और फाइब्रोसिस डेवलप होकर सिरोसिस बनता है। इसमें लीवर की नॉर्मल आर्किटेक्चर खत्म हो जाती है और फंक्शन सीवियरली अफेक्ट होते हैं। साथ ही अगर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इम्पेयर्ड हो जाती है तो टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी कि इसमें दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। इसका एक्सोक्राइन पार्ट एक्टिनाई से बनता है, जो क्लस्टर ऑफ सिक्रेटरी सेल्स होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे एमिलेज, लाइपेज और प्रोटीज इनको प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम्स डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में जाते हैं और फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी ओर एंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बनता है, जो स्कैटर्ड सेल्स क्लस्टर होते हैं और हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इनमें मेनली बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। और इसके अलावा अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागोन बनाते हैं। ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। इस तरह पैनक्रियाज का मेन फंक्शन दो भागों में डिवाइडेड होता है: डाइजेशन एक्सोक्राइन और ग्लूकोज रेगुलेशन एंडोक्राइन पार्ट। यह ड्यूअल रोल बॉडी के मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर एकिनर सेल्स डैमेज हो जाती है, जैसे पैनक्रियाटिस में होता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिससे डाइजेशन खराब हो जाता है, जिसमें मेल डाइजेशन या फैटी स्टूल्स शामिल होते हैं। वहीं अगर आइलेट्स ऑफ
लैंगरहैंस डैमेज हो जाती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम या कि फिर बंद हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप होती है।